दो घूंघट तीन मॉडल बहुओं का एक एसी। दीपिका अपनी सास के पैर दबाते हुए कहती है, अरे माँ जी, अब तुम्हें क्या बताएं, तुम जानती हो कितनी गर्मी लगती है घर के काम करने में। हाँ माँ जी, दिन भर चूल्हे पर काम करने में पूरे शरीर के पसीने छूट जाते हैं। गर्मी के मारे मेरे घमौरी भी हो रही है, देखो। जब तुम इतने लंबे लंबे घूंघट पहनकर काम करोगी तो ऐसा ही होगा ना। तुम्हारी शादी को आज 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक तुमने ये घूंघट करना बंद नहीं किया। अरे मुझको तो ये भी नहीं पता कि तुम दोनों की शक्ल कैसी दिखती है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी शक्ल ही भूल जाऊं। माँ जी, आपको बताया तो है, हमारे गांव में औरतों का घूंघट करना ही सबसे पहला संस्कार कहलाया जाता है। ये तो हमारे गांव की परंपरा है जो हम निभा रहे हैं। अब हम तो घूंघट हटाकर रह नहीं सकते ना माँ जी, इसलिए आप घर में एक एसी लगवा दो ताकि हमें गर्मी ना लगे। अच्छा, तो तुम दोनों ये कहना चाहती हो कि हम इस घर में तुम दोनों के घूंघट की वजह से एसी लगवा दे, यही ना? अंगूरी के इतना कहते ही वे दोनों चुप हो जाती हैं कि तभी वहां पर अंगूरी की तीनों मॉडर्न बहू आ जाती हैं और गर्मी से हांफते हुए कहती हैं, हाय हाय, कितनी गर्मी है। अरे माँ जी, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर से आग निकल रही हो। इससे अच्छा तो बाहर होटलों में ही अच्छा लगता है, और या फिर ऑफिस में। कम से कम हमें वहाँ गर्मी तो नहीं लगती। हमारा घर इतना बड़ा है, सबके कमरे भी अलग अलग है, लेकिन हमारे घर के अंदर एक एसी तक नहीं है। अरे माँ जी, इतना पैसा क्या छाती पर लेकर जाओगी? एसी क्यों नहीं लगवा लेती हो? बहू, ये क्या बोल रही हो? क्या तुम्हें अपनी सास से बात करने का जरा भी सहूर नहीं है? ओहो माँ जी, बी प्रैक्टिकल। अरे कुछ इतना बुरा तो नहीं कहा है। आपको हमारे बारे में सोचना चाहिए। हमारे घर में एसी तो लगना ही चाहिए। अंगूरी अपनी पांचों बहू की बातें सुनने के बाद कहती है, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। अब तुम पांचों अपने अपने काम में लग जाओ। और सुनो रज्जो, मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। अंगूरी की पांच बहू अपने अपने कमरों में चली जाती हैं और रज्जो एक गिलास पानी लाकर अंगूरी को दे देती है, जिसके बाद अंगूरी भी अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी से पैसे निकालने लगती है। अरे ये क्या, मेरे पास तो केवल 10,000 रुपए ही हैं। इतने में तो एसी भी नहीं लग पाएगा। मुझे कुछ पैसों की और जरूरत होगी। तभी अलमारी के अंदर अंगूरी को अपना सोने का मंगलसूत्र दिखाई देता है। प्रमोद जी तो अब इस दुनिया में नहीं है। ये मंगलसूत्र उनकी आखिरी निशानी थी, लेकिन मैं अपनी पांचों बहुओं को इस तरह गर्मी में परेशान होते हुए भी तो नहीं देख सकती। एक काम करती हूँ, इसे ही बेच देती हूँ। कम से कम एक एसी तो लग ही जाएगा हमारे घर में। अंगूरी ऐसा कहकर एसी लगवाने के लिए अपने सोने का मंगलसूत्र बेच देती है और घर में एसी लगवा देती है। घर में एसी आते ही पांचों बहू खुशी से फुदकने लगती हैं। अरे वाह, क्या बात है, मजा ही आ गया। अब तो हम सभी एसी की हवा खाएंगे। बोल तो ऐसे रही हो जैसे ये एसी केवल तुम्हारे लिए ही लगवाया गया है। इस एसी पर हम सभी का बराबर का हक है, इसलिए कोई भी अपनी मनमानी नहीं करेगा। दीपिका इतना कहती ही है कि तभी अचानक से अंकिता और पूर्वी रिमोट लेकर एसी चला देती हैं। हाय राम, कितना अच्छा लग रहा है। इस एसी की हवा ने तो मजा ही दिला दिया। तुमने इसे 18 पर क्यों कर रखा है? अरे 16 पर करो, जितना तेज ठंडा होगा उतनी ही गर्मी दूर भागेगी। हाँ सही कह रही हो, एक काम करो, इस हॉल को शिमला बना दो, शिमला। अरे कोई चीज है तो उसे सही से इस्तेमाल करो ना, कि उसका ज्यादा फायदा उठाओ। दीपिका ऐसा कहने के बाद पूर्वी और अंकिता के हाथों से रिमोट छीन लेती है और उसे मीडियम पर चला देती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अब इसकी सही हवा आएगी, कम से कम हमें ज्यादा ठंडी हवा से बीमारी तो नहीं होगी। अरे घूंघट के साथ साथ अपनी अकल पर भी पर्दा फेर लिया है क्या? इस तरह अगर एसी चलेगा तो पूरे घर में एसी है या नहीं पता ही नहीं चलेगा। इधर दिखाओ रिमोट, मैं एसी को सही से चला देती हूँ। शेफाली उनके हाथों से रिमोट छीन लेती है और एसी को 20 पर करके चला देती है, जिसके बाद वो पांचों वहीं बैठी हुई हवा खाने लगती हैं। कुछ ही देर में अंगूरी आती है और उन पांचों से कहती है, अरे तुम पांचों यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें घर के कोई काम दिखाई नहीं देते हैं? चलो जल्दी जल्दी जाओ और घर के काम करो, उसके बाद ही तुम्हें एसी की हवा खाने को मिलेगी। ऐसा कहते ही अंगूरी शेफाली के हाथों से रिमोट छीन लेती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो पांचों अपने अपने कामों में लग जाती हैं। काम खत्म करने के बाद अंकिता और पूर्वी किसी तरह अपनी सास के कमरे से रिमोट चुरा कर ले आती हैं। हाथ कर दी है माँ जी ने तो। पहले तो हमारे घर में एसी नहीं था, लेकिन अब एसी आ गया है तो अपना रौब झाड़ती रहती हैं। लेकिन हमारी तेज सास की तेज बहू हम तीनों ही हैं। अब तो हमने एसी का रिमोट भी चुरा लिया, अब हम ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, चलो अब एसी चलाते हैं।
तीनों मॉडर्न बहू एसी चलाकर हॉल के सोफे पर बैठ जाती हैं। तभी वहां पर रज्जो और दीपिका भी आ जाती हैं। इतनी ज्यादा ठंडी हवा देखते ही वो दोनों हैरान हो जाती हैं। इन तीनों को तो देखो, माँ जी के पास से रिमोट भी उठा कर ले आई हैं। हमारी माँ जी का ये तीनों गलत फायदा उठाती हैं। चलो इनसे रिमोट छीन लेते हैं। दीपिका और रज्जो दोनों ही तीनों मॉडर्न बहुओं के साथ पास जाकर उनसे रिमोट छीनने लगती हैं। अरे तुम तीनों का कुछ नहीं हो सकता, चलो हटो यहाँ से, इसका ज्यादा इस्तेमाल मत करो। माँ जी ने जो कहा है हम उसको लागू करेंगे। अगर उन्होंने एसी बंद करने के लिए कहा है तो एसी बंद रहेगा। हमें सब मालूम है। हमें यहाँ से भगाने के बाद तुम दोनों घूंघट वाली गवार बहू, तुम दोनों यहाँ बैठकर एसी की हवा खाओगी। हमें क्या तुम बुद्धू समझती हो? लो कर लो बात। तुम्हें बुद्धू समझने के लिए अब मुझे इतना दिमाग भी लगाना होगा? ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। दीपिका और रज्जो दोनों घूंघट वाली बहू रिमोट को अपनी तरफ खींच रही होती हैं, तो दूसरी तरफ शेफाली, अंकिता और पूर्वी रिमोट को अपनी तरफ खींच रही होती हैं। उन पांचों की लड़ाई की आवाज सुनते ही वहां अंगूरी और उसके पांचों बेटे पहुंच जाते हैं। तभी एक दूसरे की तरफ खींचने से रिमोट भी टूट जाता है। ये देखकर अंगूरी को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाती है, तुम पांचों बिल्कुल बददिमाग हो। तुमने मेरा एसी का रिमोट तक तोड़ दिया। अरे इतनी क्या एसी की आग लग रही है तुम पांचों के अंदर? अपनी सास के चिल्लाने पर वो पांचों एकदम से शूट हो जाती हैं। माँ जी हमें गर्मी लगी थी इसलिए हमने एसी चालू किया। अरे इन्होंने किया। अरे माँ जी, मैं और दीपिका यहाँ एसी को बंद करने आए थे क्योंकि आपने मना किया था, और फिर ये तीनों अकेली एसी की हवा खा रही थी, तो एसी के चलते हम पांचों के बीच लड़ाई हो गई। तुम पांचों को जरा भी अंदाजा है कि एसी किस प्रकार लगाया गया है? अरे मेरे पति की आखिरी निशानी, मैंने अपना मंगलसूत्र भी बेच दिया तुम पांचों को सुविधा देने के लिए, लेकिन तुमने क्या किया? एसी का रिमोट तोड़ दिया। ये सुनते ही उन पांचों को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो पांचों अपनी सास से माफी मांगती हैं। अंगूरी उन्हें माफ तो कर देती है, लेकिन माफी के बाद वो अपने पांचों बेटों से कहती है, तुम पांचों के पांचों नौकरियां करते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इंस्टॉलमेंट पर एसी उठाओ और अपने अपने कमरे में एसी लगवा लो, ताकि तुम्हारी पत्नियां गर्मी से परेशान ना हो और मिल बांट कर इस घर में रहें। अंगूरी के 5 बेटे उसकी बात मान लेते हैं, जिसके बाद वो पांचों इंस्टॉलमेंट पर एसी निकलवाते हैं और अपने कमरों में लगवा देते हैं। जिसके बाद उसके पांचों बेटे अपने कमरों में एसी लगा लेते हैं और पांचों बहुओं में लड़ाई होनी बंद हो जाती है। ये देख अंगूरी को बहुत खुशी मिलती है और वो अपनी पांचों बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कमला और महेश के 2 बेटे रवि और विनोद थे, जिनकी शादी एक साथ एक ही मंडप में शेफाली और गौरजा से हो जाती है। वो एक मध्यम वर्ग का परिवार था। दोनों बहू बहुत जल्द ही अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी को संभाल लेती हैं। वक्त गुजरता है, घर के हालात खराब थे। बड़े बेटे रवि का काम ठीक से चल नहीं रहा था, तो वहीं अगले दिन दूसरा बेटा आकर कहता है, माँ, पिताजी, गौरजा, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन बताना पड़ रहा है। मैं जहाँ नौकरी कर रहा था वहां से मेरा काम छूट गया है और अब मुझे नौकरी तलाशने के लिए शहर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे कम पैसों में हमारे घर का गुजारा नहीं चल रहा है। क्या? इसका मतलब अब आप पर नौकरी नहीं है? घर का राशन पानी कैसे आएगा? जेठ जी की भी नौकरी ठप ही चल रही है। देवा रे देवा, ये सब क्या हो रहा है मेरे दोनों बेटों के साथ? ऐसा क्यों हो रहा है भगवान? मैंने तो काम करना छोड़ दिया है, सोचा बच्चे संभाल लेंगे, लेकिन अब कुछ दिनों में हमारी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हमें दाने दाने के लिए तरसना होगा। आप सही बोले पापा जी, घर में सिर्फ 2 दिन का राशन है। रवि, आप कुछ करते क्यों नहीं? अपने मालिक से बात कीजिए, कब तक पैसे देंगे? आज ही जाकर बात करता हूँ। आप सब देख लीजिए, मैं कल सुबह होते ही नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा। गौरजा, मेरा सामान पैक कर देना। आप निश्चिंत रहिए, मैं कर दूंगी। ये बोलते ही पूरा परिवार चिंता में डूब जाता है। रवि तो अपनी फैक्ट्री चला जाता है और अपने मालिक से पैसों की बात करता है, जहां वो उसे कहता है, देख रवि, फैक्ट्री अभी घाटे में चल रही है, कोई मुनाफा कहीं से नहीं आ रहा और अगले 2-3 महीने तक फैक्ट्री का यही हाल रहेगा। तुम काम करते रहो, जैसे ही पैसा आएगा मैं एक साथ सब कारीगरों को दे दूंगा। अकेले तुम ही परेशान नहीं हो, मेरे भी लाले पड़े हुए हैं, पैसा हर जगह फंसा हुआ है। ठीक है मालिक, मैं आपकी बात समझ गया, पर थोड़ी कोशिश करना, क्योंकि आपसे ही सभी मजदूरों का घर चलता है। हाँ, ठीक है। ये सुनकर रवि मशीनों के साथ काम करने लगता है। फिर शाम होते ही अपने घर पहुंच जाता है और अपनी फैक्ट्री की बात घर वालों को बताता है, जिसे सुनकर उसकी पत्नी शेफाली कहती है, इसका मतलब अब आपके मालिक से 3 महीने तक हमें कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
हमें अपना खर्चा खुद निकालना होगा। हाँ दीदी, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्यों ना हम एक ब्यूटी पार्लर खोल लें। आपको और मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स अच्छे से आता है। हमारे पतियों का अच्छे से काम भी नहीं चल रहा है। जब तक हम पूरा परिवार भूखे पेट तो रहेंगे नहीं, पेट तो पालना ही होगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ माँ जी कि हम देवरानी जेठानी मिलकर ब्यूटी पार्लर खोल लेते हैं, कुछ तो पैसा आ ही जाएगा। अरे हाँ बहू, ये तो तुमने बहुत अच्छी तरकीब लगाई। मैं तैयार हूँ ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ ये घर है। हम अलग से दुकान लेंगे और पार्लर का सामान आएगा तो लाखों रुपए का खर्चा हो जाएगा। नहीं दीदी, इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने घर में ही छोटे से हिस्से को ब्यूटी पार्लर बना लेंगे। और रही सामान की बात, तो 10,000 की मेरी एफडी है, उसे मैं तोड़कर ब्यूटी पार्लर का सामान ले आती हूँ। कम से कम इससे हमारे घर का कुछ तो खर्चा निकलेगा। अरे छोटी बहू बिल्कुल ठीक बोली। चलिए, बहुत बात हो गई, अब सब खाना खा लेते हैं। इस तरह सभी खाना खा लेते हैं। अगले दिन विनोद नौकरी के लिए शहर की ओर निकल जाता है। तो उस दिन गौरजा शेफाली पैसों का इंतजाम करने के बाद अपने घर के एक छोटे से हिस्से को पार्लर का हिस्सा बना लेते हैं और बाहर पार्लर का बोर्ड लगा देते हैं, जिसे देखकर औरतें कहती हैं, अरे प्रणाली, जरा देखो तो, लगता है नया पार्लर खुला है। पूरे 10% की छूट है और मैनिक्योर पेडिक्योर के पैकेट में ब्लीच, फेशियल, हेयर कटिंग फ्री। अरे वाह, 1000 रुपए में इतना सब कुछ। चलो चलो, जरा मैं भी अपने चेहरे पर निखार ले आऊं। मेरे पति देखकर तो बावले ही हो जाएंगे। ये बोलते ही दोनों औरतें उनके पार्लर में चली जाती हैं, जहां देवरानी जेठानी कहती हैं, बताइए आपको क्या करवाना है। हमारे यहाँ स्पेशल ऑफर चल रहा है। वो हमने बाहर आपका बोर्ड पढ़ा, जो 1000 वाला ऑफर है ना, वो हम दोनों की कर दीजिए। आप दोनों यहाँ बैठ जाइए और देखिए हम आपको कितना सुंदर बना देते हैं। ऐसा बोलते ही देवरानी जेठानी उन दोनों के पहले फेशियल ब्लीच करती हैं, उसके बाद पेडिक्योर के बाद अच्छा मेकअप कर देती हैं। खुद को शीशे में देखने के बाद दोनों कहती हैं, अरे वाह, आपने तो हमें हंसने की रानी बना दिया। आपका ऑफर बहुत वर्थ इट निकला। मुझे तो अपने चेहरे पर ग्लो भी दिख रहा है। मेरे पति मुझे देखकर पागल हो जाएंगे। ये लीजिए आपके पैसे। थैंक यू मैम। उनके जाते ही और भी औरतें आकर पार्लर में अपना मेकअप करवाती हैं। देखते ही देखते देवरानी जेठानी का ब्यूटी पार्लर चल पड़ता है। उनके किए मेकअप को गांव के लोग पसंद करने लगते हैं। साथ ही अपने घर की आर्थिक स्थिति को वो बेहतर कर लेती हैं और सब अच्छे से घर में खाना खाते हैं। देवरानी जेठानी ने बड़ी सूझबूझ के साथ पार्लर और घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी बारी बारी से उठाई। दोपहर का खाना जेठानी बनाती तो शाम का खाना देवरानी बनाती थी। ऐसे ही एक दिन एक मोटी सी औरत आकर कहती है, मैंने सुना है आप दोनों बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। आज मुझे शादी में जाना है। इतना अच्छा सजाना कि दुल्हन मुझसे फीकी लगे। गौरजा, हम इस मोटी को अच्छे से सजा देंगे, फिर भी दूल्हा इससे शादी नहीं करेगा। हथनी कहीं की। हाँ दीदी, मैं इनके मेकअप कर देती हूँ, आप वैक्स कर दीजिए। अरे मैं क्यों अपने हाथ चिपचिपे करूँ, मैं उनका फेशियल कर दूंगी, तुम वैक्स करो। अरे आप दोनों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, लड़ रही हो देवरानी जेठानी। लगता है मुझे दूसरे पार्लर जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हम अभी आपको तैयार करते हैं। ये कहते ही देवरानी जेठानी औरत को तैयार कर देती हैं। अरे वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, बिल्कुल 16 साल की लड़की। अच्छा, मैं आती ही रहूंगी आपके पार्लर में। शुक्रिया जी, धन्यवाद। इस तरह दोनों अच्छे से अपने पार्लर को संभालती हैं। वहीं देवरानी जेठानी की नोक झोंक भी चलती रहती थी। फिर एक दिन एक औरत आकर बोली, आप दोनों बहुत अच्छा मेकअप करती हो, लेकिन आपके पार्लर में बस एक चीज की कमी है कि एसी नहीं है। आप एसी में लोगों के वैक्स करोगी तो अच्छे से काम होगा और एसी लगने से डिमांड भी बढ़ जाएगी। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। आपका शुक्रिया। तभी दोनों पाखी को शादी में जाने के लिए तैयार कर देती हैं और पार्लर की अच्छी तरक्की होने से वो अपने पार्लर में एसी लगवा लेती हैं, जिससे उनका पार्लर बहुत अच्छा चलता है और एसी का आनंद सास ससुर भी लिया करते थे। अरे वाह, ठंडी ठंडी हवा में तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ बहू, मजा आ गया। ऐसे ही तरक्की करते रहो। ये तो कुछ भी नहीं है पापा जी, पार्लर और तरक्की करेगा तो हम घर में भी एसी लगवा लेंगे। बिल्कुल देवरानी जी। अगले दिन प्रणाली पार्लर में आती है। अरे क्या बात है, अब तो आपने अपने पार्लर में एसी भी लगवा लिया। बहुत अच्छा लगता है, हम तो आते रहेंगे अब। जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए। आपके नाखून बहुत प्यारे हैं। क्या मैं आपके नेल एक्सटेंशन कर दूं? ज्यादा चार्ज नहीं है इसका। जी कर दीजिए।
समय गुजरता है, वक्त के साथ उनका एसी वाला पार्लर बहुत अच्छा चलता है, जिससे वो एक अच्छी और बड़ी जगह खोल लेती हैं। उनके पार्लर की भीड़ कभी खत्म होती ही नहीं थी। तभी एक दिन मुनीता कहती है, अरे शेफाली बहन, मैं सबसे पहले दिन आपके छोटे पार्लर में आई थी और अब आपने बड़ा सा पार्लर बना लिया है। मैं आपकी तरक्की देखकर बहुत खुश हूँ। अरे ये मेरी अकेली मेहनत का नतीजा नहीं है, मेरी देवरानी ने भी पूर्ण तरीके से मेरा साथ दिया। हम दोनों की मेहनत है ये तो है। अब तो चारों तरफ एसी लगे हुए हैं। खैर, आप फेशियल कर दीजिए, बहुत टाइम से करवाया नहीं। जी बिल्कुल। देवरानी जिठानी मुनीता का अच्छे से फेशियल कर लेती हैं और अब क्लाइंट पार्लर में आने के लिए अपॉइंटमेंट लेने लगते हैं। दूसरी ओर दोनों के पति की नौकरी भी अच्छे से चल रही थी, जिससे उनके घर के हालात बहुत बेहतर हो जाते हैं। अब वो अपने घर को और बनवा लेती हैं। साथ में विनोद एक कार खरीद लेता है। देवरानी जिठानी के ब्यूटी पार्लर की वजह से घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। इस तरह परिवार खुशी खुशी रहने लगता है और उनकी ब्यूटी पार्लर की ब्रांच और जगह भी खुल जाती है।